देखना है UN के बारे में। ओके, तो लेट्स से मैंने n कोई नेचुरल नंबर लिया जो 1 से बड़ा है, और हमें क्या करना है, एक सेट डिफाइन करना है और इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो जो सेट लिया है उस सेट को मैं डिनोट कर रही हूँ UN से, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप इसमें वो नेचुरल नंबर्स रख रहे हो जो n से छोटे हैं, इस n से छोटे होने चाहिए, एंड उनका GCD n के साथ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। x belongs to natural number such that x less than n है एंड GCD of x and n आपके पास 1 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे n को मैंने 12 चूज किया, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग सेट आया U12। हमें क्या करना है, वो नेचुरल नंबर लेने हैं 12 से छोटे जिनका GCD 12 के साथ क्या है, 1 है। तो 1 का GCD 12 के साथ 1 है तो 1 आया, 2 का GCD 12 के साथ 1 नहीं है तो 2 नहीं आएगा, 3 का GCD 12 के साथ 1 है तो 3 आएगा, नहीं आएगा, 1 नहीं है क्योंकि 3 है। 4 का GCD 12 के साथ 4 है, 1 नहीं है तो नहीं आया, 5 आया। देन 6 का GCD 12 के साथ 1 नहीं है तो 6 नहीं आ रहा, 7 आया, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, देन 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। 12 से छोटे नेचुरल नंबर लेने थे, इट मीन सेट आगे आपको नहीं देखना, तो ये सेट जो आपका बना वो ये बना। ओके, इस तरह से हमने UN डिफाइन किया। Zn में ऑपरेशन आपने क्या लिया था, एडिशन मॉड्यूलो n लिया था। यहाँ पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ले रहे हैं। डिनोट किया इस सिंबल से, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। मीनिंग क्या है कि आपके पास ये क्या कर रहे हैं, UN क्रॉस UN से UN पे एक फंक्शन है जिसमें अगर आपने A एंड B दो एलिमेंट्स लिए UN के, तो A, B की इमेज को आप डिनोट कर रहे हो इस सिंबल से, और इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो A और B को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो इसकी वैल्यू है। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, AB को जब n से डिवाइड कर रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास आंसर आएगा। रिमाइंडर व्हेन AB is divided by n। आप में से किसी को मतलब कि 12 बजे अगर हम क्लास रखते हैं, 12 या फिर 1 बजे, इस टाइम में कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को है तो बता सकते हो, अदरवाइज फिर टाइम मैं वही रखना चाह रही हूँ। यहाँ पे मतलब इस टाइम मुझे थकावट हो जाती है। किसी को है 12 मतलब 1 बजे अगर हम टाइम रख रहे हैं 1 to 2:30, इस टाइम में किसी को प्रॉब्लम है 1 to 2:30? नो मैम। ठीक है, तो फिर शायद कल से मैं वही टाइम रखूँ, क्योंकि आप ही मतलब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वही रेगुलर हैं। इसके अलावा जिनको प्रॉब्लम थी वो आ भी नहीं रहे हैं, तो सही है कि अगर हम दिन में ही रखें, वो मेरे लिए काफ़ी सही टाइम रहेगा। ओके, किसी ने मैसेज देखा, 1 to 3:30 बोल रही हूँ अनरोड, दिन में 1 to 3:30, 1 to 2:30 है कोई इशू इसमें? रेगुलर क्लास के लिए कह रही हूँ कि इस टाइम को छोड़ के अगर 1 to 3:30 रखें। ओके, ये बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही दो एलिमेंट्स लिए 5 और 7 लिया, तो 5 स्टार 7 जो है वो आपके पास क्या आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर आप 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख रहे हो। 35 मोड 12 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको यही देखना है क्या ये एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है। इट मीन्स दैट क्या आपका जो ये आंसर आ रहा है वो UN से ही बिलोंग कर रहा है। तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये UN से बिलोंग करेगा, मतलब क्या आप बोलोगे कि ये UN से बिलोंग कर रहा है, क्या डायरेक्टली हम बोल पा रहे हैं कि ये UN का एलिमेंट है?
मैम इनका जीसीडी चेक करना पड़ेगा कि 1 है कि नहीं। हाँ, पहले हमें इतना तो पता है कि ये नंबर जो है ये रिमाइंडर है जब n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, 0 नॉन नेगेटिव है एंड n से छोटा है, क्योंकि ये रिमाइंडर है, इट मींस दैट इसकी रेंज ये है, तो ये एक नॉन नेगेटिव नंबर हुआ n से छोटा g, ये un में कब जाएगा, जब इसका gcd n के साथ 1 होगा, तो हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इस नंबर का gcd n के साथ क्या है, 1 है। gcd ऑफ दिस नंबर ab mod n कोमा n, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये gcd 1 है, तब आप कह सकते हो कि ये un का एलिमेंट है। अगर gcd 1 हुआ मतलब 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 एलिमेंट तो नहीं आ रहा, तो क्या ये 0 वाली चीज़ रिमूव हो जाएगी। अगर मैं ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये un का एलिमेंट है। इट मीन्स दैट अगर मैं ये दिखा दूँ कि 0 भी नहीं है तो डेफिनेटली un का एलिमेंट है, un की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इनका gcd 1 है तो क्या आप बोल सकते हो कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो gcd क्या आना चाहिए था, 0 एंड a का gcd क्या आता है, gcd ऑफ 0 एंड समथिंग कोई भी नंबर a, इनका gcd क्या आता है, मॉड ऑफ ए। ये मोड a था, तो अगर ये 0 होता तो इनका gcd मोड n आता, n क्योंकि 1 से बड़ा है तो आपके पास क्या आना चाहिए था, ये 1 के बराबर नहीं आना चाहिए था। मतलब अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये 1 है तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जा रहा है कि ए बी मोड n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 होती तो आपके पास gcd जो है वो n आता, n 1 से बड़ा है बट हमारा gcd क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम gcd 1 प्रूव कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू भी हट जाएगी कि ए बी मोड n जो है वो 0 नहीं हो सकता। ओके, तो इतना प्रूव करना है कि इसका gcd n के साथ 1 है। पता क्या है कि a एंड b un के एलिमेंट्स है, a un से बिलोंग कर रहा है, b un से बिलोंग कर रहा है। a अगर un से बिलोंग कर रहा है इट मींस दैट a का gcd n के साथ 1 होगा, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ gcd ऑफ a एंड n जो है वो 1 है, एंड b un से बिलोंग कर रहा है इट मींस दैट b का gcd n के साथ 1 है। अब देन मैंने क्या किया, बेजोर्स आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की, gcd अगर d है तो आपको पता है दो इंटीजर्स मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट x1 y1 belongs to z such that ax1 and y1 is equal to 1। सिमिलरली इनका gcd 1 है तो मैं कह सकती हूँ दो इंटीजर्स मिलेंगे x2 y2 such that bx2 plus ny2 is equal to 1। मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। ऐसे करने पे आपके पास ए बी एंड एन में एक रिलेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। राइट साइड 1 इंटू 1 इज 1 बन रही है, लेफ्ट साइड इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा ए बी x1 x2। देन इस ए x1 को एन y2 से किया तो एन ए x1 y2, एन y1 को बी x2 से किया तो एन बी y1 x2 प्लस एन y1 को एन y2 से किया तो एन स्क्वेयर y1 y2 इक्वल टू 1। इसको एज इट इज रखा, इन तीनों में से मैंने n को कॉमन निकाला तो आपके पास अंदर बचा ax1 y2, यहाँ पे बचा by1 x2 प्लस एन y1 y2 इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि ए बी एंड एन का gcd 1 है। क्या आप ये बोल सकते हो कि ए बी एंड एन का gcd 1 है। अगर बोल पा रहे हो तो कैसे बोल पा रहे हो, ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपको बतानी ही पड़ेगी, मैं आगे मूव नहीं करूँगी। क्या यहाँ से ये बोला जा सकता है कि ए बी एंड एन का gcd 1 है। हाँ सही है, आप बता सकते हो।
आप बता सकते हो, अवेलेबल हो यहाँ पे? यस मैम। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या इस स्टेप से मैं इस स्टेप पे आ सकती हूँ? होगा मैम। हाँ, किसी को पहली और को तो बात करता हूँ। आपकी तो आवाज़ नहीं आ रही। लकी, आप क्या बोल रहे हो? मैम होगी। रीज़न क्या है? इनका GCD 1 क्यों है? एग्जैक्टली पता नहीं। थोड़ा सा सोचो। अगर आपके पास अगर मेरे पास ए और बी दो इंटीजर्स है, इनके कोरोस्पॉन्डिंग दो अनदर इंटीजर मिल रहे हैं सच दैट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, क्या आप ये बोल सकते हो कि ए एंड बी का GCD 1 है? लकी, आपको ही बताना है। क्या ऐसा कुछ रिजल्ट होता है हमारे पास? यस मैम, ये मेरे को नहीं। क्या मतलब कहाँ पढ़ा था ये? थोड़ा बहुत आसपास, किसके आसपास पढ़ा था? किससे रिलेटेड? क्लास में हुआ है। अच्छा, कोई बता सकता है कैसे हो रहा है ये? मतलब क्या यूज़ कर रहे हो आप? कन्वर्स ऑफ बेजोर्स आइडेंटिटी। बेजोर्स आइडेंटिटी का कन्वर्स जो 1 के लिए हमें पता है कि ट्रू होता है, वही चीज़ यहाँ हो रही है। x1 इंटीजर है, x2 इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर हमें मिल रहा है, ये पूरा भी एक इंटीजर है। तो हमें दो इंटीजर्स मिल रहे हैं सच दैट ए बी इंटू दैट इंटीजर प्लस एन इंटू दैट अनदर इंटीजर इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट मैं कन्वर्स ऑफ बेजोर्स आइडेंटिटी से बोल सकती हूँ कि ए बी एंड एन का GCD 1 है। बट हमें चाहिए किसका था? ए बी मोड एन एंड एन का चाहिए था। तो ये रिजल्ट शायद मैंने नंबर थियरी में मैं करवाना भूल रही हूँ, बट ये रिजल्ट भी आपके पास होता है, इसको भी करना चाहिए था। अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप मतलब पूछ सकते हो ये चीज़ कि ए एंड एन का GCD जो है वो इक्वल होता है GCD ऑफ ए मोड एन एंड एन का। इसको प्रूव करके लाना है, ये मैं एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ यहाँ पे। जैसे हमने ए एंड बी का GCD बराबर है माइनस ए एंड बी का GCD, जस्ट डेफिनेशन यूज की थी GCD की, उसी तरह से आपको यहाँ पे ए मोड एन की डेफिनेशन एंड GCD की डेफिनेशन यूज करनी है और इस रिजल्ट को प्रूव करके लाना है। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं आप डाउट पूछ सकते हो अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं कह सकती हूँ एन यहाँ पे क्या था? एक नेचुरल नंबर था और ए क्या था आपके पास? एक इंटीजर था। तो इसी रिजल्ट से मैं बोल पा रही हूँ कि GCD ऑफ ए बी मोड एन कोमा एन आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू GCD ऑफ ए बी एंड एन विच इज क्या है? 1। और तो हमारा GCD 1 भी आ गया, प्लस हमें पता था कि इसकी रेंज ये भी है। अब GCD अगर 1 है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ए बी मोड एन जो है वो आपके पास 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होता तो GCD n आना चाहिए था, बट GCD हमारा 1 आ रहा है, n 1 के बराबर नहीं है, n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 से बड़ा, तो इट मीन्स दैट ए बी मोड एन 0 भी नहीं हो सकता। तो ए बी मोड एन एक पॉजिटिव इंटीजर है जो n से छोटा है एंड जिसका GCD n के साथ क्या है? 1 है। इट मीन्स दैट ये क्या है? UN में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने इतना प्रूव कर दिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बाद तीन चीजें आपको प्रूव करनी है: एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एसोसिएटिविटी प्रूव करनी है सबसे पहले। इट मीन्स दैट हमें ये प्रूव करना है ए बी सी, अगर मैंने तीन एलिमेंट्स लिए तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने Zn में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे करनी है, सिर्फ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n आ रही है। जो प्रॉपर्टीज आपने एडिशन मॉड्यूलो n की है वही प्रॉपर्टीज हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के लिए पता है। तो जस्ट आप ऑपरेशन चेंज कर रहे हो, बाकी हर एक चीज़ क्या रह रही है? एग्जैक्टली सेम रह रही है। वहाँ पे आंसर इसका a प्लस बी प्लस सी मोड n आ रहा था, यहाँ पे इसका आंसर आपको प्रूव करके लाना है कि ए बी सी मोड n है, और इसका आंसर भी क्या है? ए बी सी मोड n है। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इट मीन्स दैट ये बराबर हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी से हमें हमारे पास कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जा रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने U18 लिया, इसके दो एलिमेंट्स उठाए, 8 नहीं आ रहा, 11 13
और एक फ्लैट से उठा लिए 7। ये 3 एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 का जीसीडी 18 के साथ क्या आ रहा है, सबका बना रहा है। तो अब अगर आप देखोगे, अगर आपको ये करना होता 11 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 18 13 और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 18 7, तो आप क्या करते हैं 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर मोड 18 कर रहे हो, देन आंसर आया 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर मोड 18 कर रहे हो। करने में आप क्या कर सकते हो, पहले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और फिर लास्ट में देख लो कि रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है। तो कैलकुलेशंस हमारे पास इस प्रॉपर्टी से पता चल रहा है कि कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी आसान हो जा रही है। ओके, देन इसके बाद आगे आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें देखना है कि या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तो क्या आप बता सकते हो कोई एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है यूएन में? मैम 1। 1 सबसे पहले देखना है 1 यूएन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो n कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो जीसीडी ऑफ 1 एंड n आपके पास क्या आएगा, हमेशा 1 ही निकल के आएगा। 1 का जीसीडी मैं n के साथ ले रही हूँ, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इट मीन्स दैट मैं कह सकती हूँ 1 जो है वो यूएन में बिलोंग कर रहा है। n 1 से बड़ा था, तो 1 क्या हुआ, n से छोटा नेचुरल नंबर हुआ जिसका जीसीडी n के साथ क्या आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 जो है वो यूएन में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद देखना क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, मतलब ई को मैंने चूज किया 1, फिर आपको फाइंड करना है ए स्टार ई देखना है, ई स्टार ए देखना है एंड ए देखना है क्या आएगा। ए स्टार ई किया, ई 1 है, तो आपके पास क्या आने वाला है ये चीज, ए स्टार ई मैंने किया, ई 21 है, तो ये हुआ a इंटू 1 मोड n, ई स्टार ए ई 21 है, तो ये आपके पास हुआ 1 इंटू a मोड n, और ये a है, a इंटू 1 इज a, तो ये a मोड n आया, ये भी आपके पास a मोड n आया। a क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है जो n से ऑलरेडी छोटा है, हमने कल भी किया था, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, a ही रहेगी। 2 जैसे मैंने लिया, 2 7 से छोटा है, अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास डेफिनेटली कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, तो इसका आंसर आपके पास ए ही आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, ए ही आएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, ए है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों चीज़ें ए के बराबर आ रही है, इट मीन्स दैट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुई, 1 हुई। देन इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। Zn में आप एक्सप्लिसिटली ढूंढ पाए थे कि इनवर्स क्या होगा। A आपने एक एलिमेंट लिया, अगर वो 0 है तो उसका इनवर्स 0 ही आ रहा था, एंड A तो नॉन जीरो एलिमेंट था Zn का, तो उसका इनवर्स जो था वो आपके पास n माइनस a आ रहा था। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में हम इनवर्स की एग्जिस्टेंस तो दिखा देंगे, बट एग्जैक्टली आपके पास मतलब आप नहीं बता पाओगे कि कोई भी एलिमेंट आपने आर्बिट्री उठाया तो उसका इनवर्स क्या होगा, जस्ट एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे कि एग्जैक्टली वो इनवर्स क्या होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप ग्रुप कौन सा ले रहे हो, n की वैल्यू कौन सी चूज कर रहे हो। ओके, तो मैंने a कोई un का एलिमेंट लिया, मुझे एक b ढूंढना है टू फाइंड, एक b आपको ढूंढना है un से सच दैट a को जब b के साथ ऑपरेट किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो a जो कि un में बिलोंग कर रहा है, इट मींस दैट a का जीसीडी n के साथ क्या है, 1 है बाय डेफिनेशन ऑफ un। अब बेजोर्स आइडेंटिटी से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मुझे दो इंटीजर्स मिलेंगे x एंड y सच दैट ax प्लस ny इज 1। ओके, यहाँ पे a एंड n को पहले मैं ना देखती हुई x एंड n को देखती हूँ, x एंड n, x के आगे x के साथ मुझे इंटीजर मिला a, मुझे y के लिए n के लिए एक इंटीजर मिला y, मतलब x और n को मैंने उठाया, उनके कोरोस्पॉन्डिंग दो इंटीजर्स मिले a एंड y सच दैट दिस प्रोडक्ट इज 1। तो इट मीन्स दैट मैं बोल सकती हूँ कि कन्वर्स ऑफ बेजोर्स आइडेंटिटी से x एंड n का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। ओके, कन्वर्स ऑफ बेजोर्स आइडेंटिटी।
अब क्या ये x जो है वो इन्वर्स का काम कर जाएगा? x दिखा रहा है मुझे a का इन्वर्स का काम कर रहा है, तो x तो डेफिनेटली नहीं, x तो मतलब हो सकता है कि n से बड़ा हो, ये x तो हो सकता है n से बड़ा हो, तो मैंने x पे ना काम करते x मोड n पे किया। हमें पता है x एंड n का जीसीडी इक्वल होता है x मोड n एंड n का, तो x मोड n एंड n का भी जीसीडी यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमने अभी अभी देखा था कि जीसीडी ऑफ x एंड n इक्वल होता है जीसीडी ऑफ x मोड n एंड n। इनका जीसीडी 1 आया, तो अब x मोड n क्या हुआ? n से x मोड n क्या डिनोट कर रहा है? रिमाइंडर डिनोट कर रहा है जब आप n से डिवाइड कर रहे हो, तो ये n से छोटा तो है ही, प्लस 0 भी नहीं है, 0 वाली चीज़ भी हमने हटा दी थी क्योंकि ये 1 के बराबर आ रहा है, तो ये n से छोटा नेचुरल नंबर है जिसका जीसीडी n के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट x मोड n क्या हुआ? एक un का एलिमेंट हुआ। यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ एक एलिमेंट मैंने ढूंढ दिया x मोड n जो un में बिलोंग करता है। प्रूफ मुझे क्या करना है कि जब a को मैं इसके साथ ऑपरेट करवाऊंगी तो आइडेंटिटी आएगा, मतलब a के लिए इन्वर्स का, इस एलिमेंट का इन्वर्स का काम कौन करता है? ये एलिमेंट कर रहा है, तो जस्ट हम एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, ये x मोड n एक्चुअल में क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है। ओके, तो प्रूफ इज a का जो इन्वर्स है वो आपके पास क्या है? x मोड n है। सो इट मीन्स दैट मुझे दिखाना है a को जब मैं इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रही हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की डेफिनेशन क्या है? a इंटू दिस नंबर x मोड n, देन आप क्या कर रहे हो? मोड n अप्लाई कर रहे हो। अब इसको मैंने इसको ओपन किया, a b मोड n क्या होता है? a मोड n, b मोड n, होल मोड n, तो ये आ जाएगा a मोड n, x मोड n पे मोड n अगेन है और फिर होल मोड n है। अब एक मोड n लगा हो, दोबारा से मोड n अप्लाई करते हैं तो आंसर में चेंज नहीं आता, तो मैं इधर वापस से x मोड n लिख सकती हूँ, तो ये आएगा a मोड n, x मोड n और अगेन मोड n। अब फिर से मैंने रिवर्स में चली, a मोड n, x मोड n, होल मोड n, तो ये आपके पास क्या होता है? उल्टे में ax का होल मोड n। ax की वैल्यू यहाँ से मैंने देखी, ax जो है वो आपके पास क्या निकल के आ रहा है? 1 माइनस एन वाई निकल के आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस एन वाई पुट किया, तो ये मोड n आया। अब क्या होगा? अब क्या हम बोल सकते हैं ये 1 के बराबर आएगा? कैसे बोलोगे कि ये 1 है? ये वाली चीज़, फाइनल चीज़ बस इतना सा है कि ये 1 के बराबर है, तो कैसे बोलेंगे? And y मैम more वन than should equals to रिपीट करना एक बार। smaller than 1. स्मॉलर देन 1, क्या बोल रहे हो? अंकुर आप बोल रहे थे, Yes मैम। तो क्या बोल रहे हो? मैम क्योंकि n और y पॉजिटिव है तो 1 माइनस एन वाई 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा ये तो आपको पता नहीं है, y एक इंटीजर था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, कुछ मालूम नहीं है, n तो फिर भी नेचुरल नंबर है, y अगर नेगेटिव हुआ तो ये नंबर ओवरऑल 1 से बड़ा बन जाएगा, y अगर पॉजिटिव हुआ तो ये 1 से डेफिनेटली छोटा होगा, बट मैं इसका आंसर पूछ रही हूँ, फाइनली आपके पास क्या 1 आएगा? जब आप 1 माइनस एन बाई टू n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैम मॉड्यूलो यूज हो सकते हैं मोड n की हाँ 1 माइनस मोड n होल मोड n। हाँ, ऐसे किया, इसको लिख सकते हो a प्लस माइनस ऑफ b मोड n, तो ये आएगा a मोड n प्लस b मोड n होल मोड n। शिखा, आप डेली लेट अटेंड करते हो, इसका रीजन क्या है? कल भी आप इसी टाइम आए थे, एक बार बोलना। शिखा, आप तो बोल रहे हो, आप डेली लेट आ रहे हो? यस मैम। क्या हुआ? तो कुछ क्लास वगैरह होती है? मैम रिपीट करना। आप डेली लेट आ रहे हो तो रीजन क्या है वो पूछ रही हूँ मैं।
अच्छा, वो मैम एक्चुअली क्लास होती है एक। इतनी लेट किस चीज़ की क्लास होती है? नहीं मैम, वो ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैम मैं, तो फिर इसलिए लेट हो जाता है। तो कितने बजे ख़त्म होती है? लगभग मैम 7:20 7:25 हो जाता है। और स्टार्ट कब होती है? 6:15 तक स्टार्ट होती है। और रीटा आप भी लेट आए हो, किस वजह से? शायद कल कल आए नहीं थे या फिर कल भी लेट आए थे, टाइम पे तो नहीं आए। मैम मेरा भी वैसे सेम सेम मैं भी पढ़ाती हूँ, और 2 दिन से घर में भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी मोड एन की, a मोड एन प्लस b मोड एन होल मोड एन, तो ये आएगा 1 मोड एन प्लस माइनस एन वाई मोड एन होल मोड एन। 1 को n से डिवाइड किया, 1 ऑलरेडी n से छोटा है तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये तो एन वाई क्या है, n का मल्टीपल ही है, तो इसको जब आप n से डिवाइड करोगे तो आप देख पा रहे हो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। n से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 हुआ मोड n। 1 प्लस 0 इज 1, तो ये 1 मोड n आया। 1 मोड n क्या होगा, 1 होगा, तो ये आंसर 1 आ गया। सिमिलरली हम ये शो कर सकते हैं कि बस इसका उल्टा ही करेंगे तो सेम चीज़ आपके पास आएगी। इसको मैं पहले ले आई x मोड n को, और इसको ऑपरेट कर रहे हैं a से, तो आपको शो करता है कि ये 1 के बराबर है। तो इस तरह से हम शो कर पाए कि a का जो इन्वर्स है वो आपके पास क्या होगा, x मोड n होगा। मतलब यहाँ पे जो एक्स वाई मिल रहे थे बेजोर्स आइडेंटिटी से हमें पता है कि ये एक्स वाई मिलते हैं, बट एग्जैक्टली इनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो जो आपका ए इनवर्स निकल के आया वो भी आपको नहीं पता कि क्या आया। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। जेड एन में डायरेक्टली हमें पता था ए का इनवर्स एन माइनस ए होता है, यहाँ पे यू एन में आप नहीं कह सकते कि ए का इनवर्स जो है वो क्या होगा। ये डिपेंड करेगा यू एन आप कौन सा ले रहे हो, एन आप कौन सा नेचुरल नंबर ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इनवर्स एलिमेंट जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे मैंने लिया U12 भी लिया, U12 में 4 एलिमेंट्स आपके पास आए थे, 1, 5, 7 एंड 11। इनवर्सेस क्या क्या है सबके? वन का इनवर्स क्या होगा? वन 5 का? मैम 5 5 5 सा 25, 25 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 ही मिल रहा है जो इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 7 का इनवर्स 7 7 और 11 का इनवर्स 11 ठीक है। अब जैसे ये नहीं है कि इस ग्रुप में 7 एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने एक और ग्रुप लिया, लेट से U13 लिया, U13 में भी आपके पास 7 जो है वो आएगा, 1 आया, 2 आए, तो 13 प्राइम है, तो 1 से लेकर 12 तक सारे आ जाएंगे। यहाँ पे 7 का इनवर्स क्या होगा? मैम 7 9 सा 63, 52, 9 के से आ रहा है, 13 4 सा 52, मैम 2 हाँ 2 के लिए आ रहा है, 7 2 सा 14, 14 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो 7 का इनवर्स जो है वो आपके पास 2 आ रहा है। मतलब किसी आपको निकाल देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वही इनवर्स होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी फॉर्मूले से यहाँ पे बता पा रहे हैं, यूएन में कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है। ओके, देन आगे चलते हैं। जो जो ग्रुप्स हमें मेनली पढ़ने थे, जो मतलब कि आपके पास कॉमन ग्रुप्स यूज होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से स्टार्ट किया। सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ा था जेड अंडर एडिशन का, देन अंडर एडिशन आपके पास ये ग्रुप्स आए थे, क्यू अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन, सी अंडर एडिशन। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में जेड के लिए तो नहीं बनता है, यहाँ पे आता है क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्यू में से 0 हटा दे रहे हैं, आर में से 0 हटा दे रहे हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, सी में से 0 हटा दे रहे हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे और देखा था कि क्या है इनका, ये सभी के सभी क्या है,
इनफाइनाइट ग्रुप्स है, मतलब कि ऑर्डर जो है वो आपके पास, ऑर्डर तो अभी नहीं डिफाइन किया, अभी डिफाइन करना है वही चीज़। एलिमेंट्स मतलब जो सेट है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनको आपने नाम दिया था इनफाइनाइट ग्रुप, कि सेट में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। फिर फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स आपने किए, ट्रिवियल ग्रुप हमने किया, देन इसके बाद नॉन ट्रिवियली ग्रुप्स आपने सबसे पहले किया K4 किया, जिसका ऑर्डर मतलब जिसमें 4 एलिमेंट्स थे। देन इसके बाद एक और ग्रुप किया जिसमें 8 एलिमेंट्स से डिनोट किया Q8 से, क्वाटर्नियन ग्रुप। देन थर्ड वन आपने क्या किया, हर एक नेचुरल नंबर n के लिए आपके पास एक ग्रुप मिलेगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, वो ग्रुप था हमारे पास Zn। n को आप चेंज करते जाओ, आपके पास एक ग्रुप आता जाएगा, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। देन इसके बाद हमने un के बारे में किया, n हम क्या ले रहे हैं, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इधर से तो आपके पास हर एक ऑर्डर था, मतलब ऑर्डर जिसमें एक ऐसा ग्रुप जिसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, 2 एलिमेंट आ रहा है, 3 एलिमेंट आ रहा है, इस तरह से हम ढूंढ पा रहे हैं। देन ये स्पेसिफिकली 4 ऑर्डर जिसमें 4 एलिमेंट्स है वो है, देन इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, और इसमें आपके पास डिपेंड कर रहा है कि n को आप क्या ले रहे हो। n को जैसे मैंने 12 लिया तो एलिमेंट्स 4 आए, n को मैंने 13 लिया तो आपके पास एलिमेंट्स 12 आए। ओके, तो ये फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स दिए। अब जस्ट एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, मतलब कि ग्रुप में एग्जैक्टली सेट में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं वो डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो एक बार के लिए लिख लेते हैं डेफिनेशन। लेट जी हमने एक ग्रुप लिया, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट G, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G is brought ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आप इसको डिनोट जो है वो इस सिंबल से भी करते हो, ओ देन सेट लिखा, जो सेट है G मतलब जो ग्रुप है, या फिर आप यूजुअली इससे भी डिनोट करते हो इसको। अब जैसे कि इनको एग्जांपल लेंगे, K4 है, इसका ऑर्डर पूछा जाए, इसमें 4 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन मैंने लिया Zn लिया, तो Zn में n एलिमेंट्स है तो ऑर्डर n आ जाएगा। स्पेसिफिकली लेट से n को 4 लिया तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। n को 7 लिया तो इसका ऑर्डर क्या है, 7 है। देन U12 लिया तो हमने देखा था यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर 4 है। देन R अंडर एडिशन आपने लिया तो आपको पता है कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, देन आगे चलते हैं। अब इसके बाद सेकंड टर्म हमें डिफाइन करनी है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर तो नॉर्मली जस्ट हम देख रहे हैं सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वहाँ से आप ऑर्डर देख पा रहे हो। एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है वो चीज़ हमें पढ़नी है, फिर उसी से रिलेटेड आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। तो आज और कल उसी मतलब जो लेक्चर होगा वो उसी पे बेस्ड होगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमें देखना है। तो एक नोटेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि लेट से G आपके पास एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसको डिफाइन करने से पहले एक नोटेशन लिख रही हूँ। A आपने एक एलिमेंट लिया G का, और n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो अगर ये लिखा है a पावर में n, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा हमने कुछ डिफाइन नहीं किया a पावर n क्या होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जस्ट आप a को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो, a स्टार a अप टू n टाइम्स। ब्रैकेट कहीं पे भी लगाने की नीड नहीं है क्योंकि सारे स्टार एक जैसे से हैं। ओके, जैसे कि आपने लिया a पावर 2 लिया तो इसका मतलब क्या होगा, a स्टार a पावर 3 लिया इसका मतलब क्या होगा, a स्टार a। ओके, देन n अगर 0 है तो a पावर 0 को हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रूफ है कि a पावर 0 को आप प्रूफ करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। a पावर 0 एक नोटेशन है जिसको हम मतलब क्या लिखते हैं, हमेशा आइडेंटिटी लिखते हैं। देन थर्ड वन इज a पावर माइनस n नेचुरल नंबर है तो मैंने यहाँ पे -n लिखा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप a इनवर्स को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो। a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स
तो n टाइम्स ऑपरेट किया जा रहा है। और जिसे a पावर -2 लिखा है, इसका मतलब है a इनवर्स को हम 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। देन अब डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या होता है। लेट्स से G एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। एंड ए मैंने कोई एलिमेंट लिया G का, तो मुझे देखना है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो किस तरह से डिफाइन किया गया है कि द ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a पार n क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और इतना ही देखते हैं अभी क्या है। a एक एलिमेंट लिया G का, इसका ऑर्डर क्या डिफाइन किया गया है कि आप पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब n को 1 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना। a पार 0 तो वैसे भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो तो आइडेंटिटी ही होता है। तो n को मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n को 1 लिया, तब देखा a पार 1 आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आइडेंटिटी हुआ तो n आपका क्या हो जाएगा, मतलब 1 क्या हो जाएगा, a का ऑर्डर हो जाएगा। एंड अगर a पावर 1 आइडेंटिटी नहीं हुआ तो आप आगे मूव करोगे a पावर 2 पे। a पावर 2 अगर आइडेंटिटी हुआ तो ऑर्डर 2 आ जाएगा, अगर आइडेंटिटी नहीं हुआ तो आप फर्दर मूव करोगे। इस तरह से जब आपके पास एक n मिल जा रहा है जिसके लिए a पावर n आइडेंटिटी आ जाए, वही क्या बोला जाएगा, वही n क्या होगा, a का ऑर्डर होगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके पास कोई n मिला ही ना, मतलब आप चलते जा रहे हो कभी भी कोई नेचुरल नंबर हमें मिल ही नहीं रहा सच दैट a पावर n आइडेंटिटी आ जाए। उस केस में आप क्या करोगे कि a का जो ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है। सो द ऑर्डर ऑफ a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a पावर n इज आइडेंटिटी। एंड हम आगे लिख रहे हैं अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता एंड इफ नो सच n एग्जिस्ट, then we say कि a का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। किसी भी एलिमेंट a अगर आपने एलिमेंट लिया तो उसके ऑर्डर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, या फिर स्मॉल o लिखो और देन ब्रैकेट में एलिमेंट लिखो a। तो उस केस में हम कहेंगे कि a का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, n है। और n अगर हमें कोई मिल रहा है सच दैट a पावर n आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कहेंगे कि a का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, n है। ओके, तो जैसे कि एक फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल में आते हैं K4 के लिए। K4 में 4 एलिमेंट्स थे E, A, B एंड AB। सभी का ऑर्डर क्या क्या है, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। मैम आइडेंटिटी का 1 होगा, देन 2 होगा सबका। ठीक है, आइडेंटिटी E लिया, E को मैंने 1 टाइम ऑपरेट किया, E पावर 1 तो E ही होगा, E पावर 1 मतलब E को 1 टाइम ऑपरेट किया जा रहा है, तो ये तो E ही है। तो पहले फर्स्ट इंटीजर आपको सबसे छोटा मिला, वो कौन सा मिला, 1 मिला। इट मीन्स दैट ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन मैंने A उठाया, A पावर 1 क्या हुआ, A हुआ। A क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इट मीन्स दैट मुझे आगे मूव करना पड़ेगा। देन मैंने A पावर 2 देखा, A पावर 2 कैलिस टेबल्स ऑफ क्यूब K4 से हम देख सकते हैं A पावर 2 जो था वो क्या था, E था। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको मिला n, वो क्या है, 2 है। इट मीन्स दैट A का ऑर्डर क्या है, 2 है। सिमिलरली आप B एंड AB का ऑर्डर बोल सकते हो कि वो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, यहाँ से ये भी पता चल जा रहा है कि आइडेंटिटी, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया उसका ऑर्डर n है, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया आपने A, तो A पावर 1 करने पे तो A ही आएगा। A क्योंकि नॉन आइडेंटिटी है, इट मीन्स दैट A आइडेंटिटी के बराबर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो आपके पास क्या है, 1 से बड़ा आने वाला है। ओके, तो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा
नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 से बड़ा आने वाला है। ओके, देन Q8 पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास 8 एलिमेंट्स थे, 1 -1 I -I J -J K एंड -K। सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या है? वन का ऑर्डर क्या है? 1 वन फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है, -1 2 2 है, -1 को 1 टाइम ऑपरेट किया, -1 आया, देन -1 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया, 1 आया, तो स्मॉलेस्ट कौन सा मिला? 2 मिला। आई का 4 आई को 1 टाइम ऑपरेट किया, आई आया, नॉन आइडेंटिटी आया, फर्दर मूव करना पड़ेगा। आई को 2 टाइम्स ऑपरेट किया, -1 आया, आइडेंटिटी नहीं आया, तो फर्दर मूव किया। आई को 3 टाइम्स, -1 इंटू आई इज -आई, आइडेंटिटी नहीं आया, फर्दर मूव किया, -i को i से ऑपरेट किया, i पार 4 का मतलब क्या है? i स्टार i स्टार i 4 बार है। इन तीनों को कंबाइन करके आप -i लिख सकते हो, तो ये -i स्टार i हुआ, तो मैं -i को i से कर रही थी, तो ये आपके पास क्या आता है? 1 आता है। तो इट मीन्स दैट i पावर 4 करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो -i का ऑर्डर क्या हुआ? 4 हुआ। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, एक -1 का ऑर्डर 2 है, बाकी बचे सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, जो सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है? सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑर्डर क्या होगा? और 2 हाँ, अगर मतलब आइडेंटिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। आइडेंटिटी भी तो एक सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट ही है, आइडेंटिटी का इन्वर्स जो है वो भी तो आइडेंटिटी ही होता है, तो इसका ऑर्डर तो 1 आ रहा है ना। तो आप ये प्रूव कर सकते हो जो सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। कि ए आपने एक एलिमेंट लिया किसी भी ग्रुप का, जी हमारे पास कोई ग्रुप है, ए हमने एक एलिमेंट लिया जी का, तो मैं कह रही हूँ ए इज सेल्फ इन्वर्टिबल। सेल्फ इन्वर्टिबल मतलब ए का इन्वर्स जो है वो ए ही है, सो ए इन्वर्स इज ए इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ ए इज ईदर 1 और 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैं एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ, ये प्रूव करके लाए, फिर डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। देन इसके बाद Zn पे आते हैं। तो अभी तो हम डायरेक्टली मतलब हमारे पास कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है जिसमें सभी एलिमेंट्स का आप ऑर्डर निकाल पाओ, बट जब साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेंगे तब आप Zn में एग्जैक्टली बता पाओगे कि हर एक एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा। अब जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, n की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली, लेट्स से n को मैंने 4 लिया और उसके लिए देखा मैंने सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। n 4 लिया तो आपके पास 4 एलिमेंट्स आए, तो इनका ऑर्डर क्या क्या है? वन ऑर्डर, 0 का ऑर्डर, 0 आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 1 है, 1 का, 4 2 का 2 एंड 3 का। 4, ठीक है, 3 को 3 के लिए करते हैं एक बार के लिए, 3 पावर 1 3 है, 3 पावर 2 3 को 2 3 पावर 2 मतलब 3 स्टार 3 3 स्टार 3 ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 4 है, 3 प्लस 3 6 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, तो 2 आंसर आ रहा है। 0 नहीं आया, आइडेंटिटी नहीं आया, इट मीन्स आगे जाना पड़ेगा। 3 पावर 3 3 पावर, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 2 स्टार 3 3 पावर 2 2 है, 2 स्टार 3 आया, 2 प्लस 3 5 5 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो अभी भी नॉन 0 नहीं आया, इट मीन्स दैट आइडेंटिटी नहीं आया, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। 3 पावर 4 तो आप लिख सकते हो 3 पावर 3 स्टार 3 3 पावर 3 1 है, तो ये स्टार 3 हुआ, 1 स्टार 3 मतलब 1 प्लस 3 4 4 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 4 होगा। इसी तरह से आप 2 1 एंड 0 के लिए काम कर सकते हो। ओके, अब इन जनरल अगर हमने Zn उठाया, Zn में जस्ट एक एलिमेंट का देख रहे हैं, 0 जो है उसका ऑर्डर तो 1 होगा क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है,
मैंने 1 लिया तो 1 का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, n आपको 1 से बड़ा लेना पड़ेगा तभी 1 इसमें बिलोंग करेगा। तो 1 का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, n. कैसे बोलेंगे? Suppose in Z4, if we operate 4 times, then we get the identity. ये तो मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हुआ ना, आप इन जनरेटर से काम करोगे। वन का ऑर्डर मुझे देखना है, 1 को मैंने 1 टाइम ऑपरेट किया, 1 आया, देन 1 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो ये आपके पास आएगा 1 + 1 mod n, मतलब कि 2 mod n। तो जैसे n आपके पास ये 1 पावर 2 जो है वो आपके पास 2 mod n आ रहा है। इसी तरह से 1 पावर n आप देखोगे तो वो क्या है, 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 है। और हमने एसोसिएटिविटी में देखा था पहले सारे ऐड कर सकते हैं और फिर n से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो क्या आएगा। तो ये क्या होगा, 1 को n टाइम्स ऑपरेट कर रही हूँ तो इट मीन्स दैट ये n बार लिखा गया है, तो 1 को n टाइम्स ऐड किया n, तो n से डिवाइड किया तो ये क्या हो रहा है, n mod n। n mod n आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1 पावर n करने पे हमारे पास आइडेंटिटी आ जा रहा है। और 1 पावर n करने से पहले जैसे 1 पावर n - 1 अगर मैं करूँगी तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, n - 1 आएगा। मतलब 1 को n - 1 टाइम्स ऑपरेट किया तो यहाँ पे n - 1 mod n आएगा। क्योंकि n - 1 n से छोटा है, इट मीन्स दैट n - 1 को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा, n - 1 ही आएगा। सिमिलरली 1 पावर n - 2 करूँगी तो n - 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कभी भी 0 नहीं आ रहा। 0 कब आ रहा है, जब 1 को मैं n टाइम्स ऑपरेट कर रही हूँ, तो इट मीन्स दैट मैं बोल सकती हूँ 1 का ऑर्डर जो होगा वो n होगा। तो हम यहाँ से 1 का ऑर्डर जनरली मतलब कि इन जनरल डिसाइड कर पा रहे हैं कि Zn में लेट्स से Z7 में 1 का ऑर्डर 7 होगा, Z8 में 1 का ऑर्डर 8 होगा, Z9 में 1 का ऑर्डर 9 होगा। बट बाकी सभी एलिमेंट्स का अभी नहीं बता पा रहे, बट लेटर ऑन जब साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से बता पाओगे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। अगर आपको 1 का ऑर्डर पता है तो 1 का ऑर्डर हमें ऑलरेडी पता है। ओके, तो जो फाइनाइट ग्रुप्स थे, ये फाइनाइट ग्रुप्स हमने पढ़े थे। K4 में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर देख लिया, Q8 में देख लिया, Zn में किसी पर्टिकुलर n के लिए हमने देख लिया, Un में भी एक बार लेट्स से किसी पर्टिकुलर n के लिए, फॉर एग्जांपल n को मैंने 12 लिया, तब देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आए 1 5 7 11, सभी का ऑर्डर क्या क्या है। हाँ, 1 का 1 है और बाकी 2 है। ठीक है, 5 5 से 25 25 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बनाया। तो 5 पावर 2 करने पे सबसे छोटा कब मिला, 2 करने पे मिला। सिमिलरली 7 7 7 सब 49 49 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बनाया। सिमिलरली 11 पावर 2 करने पे 121 mod 12 आया जो कि क्या है 1 है। ओके, तो इन सभी का ऑर्डर क्या है 2 2 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है 1 है। देन अब इनफाइनाइट ग्रुप्स पे आते हैं। Z अंडर एडिशन, इसमें देखना है एलिमेंट्स का, कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो आपको सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो क्या क्या आएगा आपके पास यहाँ पे Z अंडर एडिशन में कोई भी एलिमेंट लिया आपने उसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो। मैम इनफाइनाइट होगा एक्सेप्ट 0 0 का क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 1 है अगर ए 0 एलिमेंट है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ए अगर नॉन 0 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। क्या ये सभी इन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है। Q अंडर एडिशन में भी क्या सेम चीज मैं लिख सकती हूँ, R अंडर एडिशन एंड C अंडर एडिशन में भी आप क्या सेम चीज लिख सकते हो। यस मैम, ठीक है, बिकॉज़ आइडेंटिटी 0। प्रूफ कैसे करेंगे। 0 एलिमेंट है, 0 सबका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर तो 1 ही आएगा। ए मैंने लेट्स से इनमें से किसी भी ग्रुप का कोई नॉन 0 एलिमेंट लिया तो मुझे देखना है इसका ऑर्डर क्या होगा। अब n कोई नेचुरल नंबर लिया, a को जब मैं n टाइम्स
ऑपरेट कर रही हूँ, कोई भी एलिमेंट लिया, z का ले लो, q का ले लो, r का ले लो, c का ले लो, a को जब मैं n टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो क्या आएगा? n into a। हाँ, a को n टाइम्स ऐड किया जा रहा है, a को n टाइम्स ऐड किया तो क्या आएगा? na आएगा। अब मुझे देखना है, मतलब हम कह रहे हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट होगा, मतलब हमें कोई नेचुरल नंबर n नहीं मिल रहा जिसके लिए a पार n क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो अब क्या आप बोल सकते हो कि ये नॉन जीरो है? ये नॉन जीरो क्यों हो रहा? मैम a and n दोनों नॉन जीरो है। a भी नॉन जीरो है, n भी नॉन जीरो है, तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। तो a पार n जो है वो हमेशा नॉन जीरो आ रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स दैट मैं बोल सकती हूँ कि अगर a नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि मुझे कोई नेचुरल नंबर n नहीं मिल रहा सच दैट a पार n करने पे क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो इन सभी ग्रुप्स में आपने एक साथ काम कर दिया कि अगर a कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, एंड जीरो एलिमेंट है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर तो आपको पता ही है कि हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 आता है। ओके, देन आगे चलते हैं। अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में जो ग्रुप्स है वो है क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड सी स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें सभी का ऑर्डर क्या होगा? वन एंड -1 का ऑर्डर फाइनाइट होगा। किसमें बता रहे हो? क्यू स्टार में, आर स्टार में या सभी में? क्यू स्टार एंड आर स्टार में। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स के लिए 1 एंड -1 का ऑर्डर फाइनाइट होगा, बाकी सबका इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट आप बोल रहे हो जब ए जो है वो 1 एंड -1 को छोड़ते हैं, एंड ए जब 1 है तब इसका ऑर्डर क्या है? 1 एंड ए जब -1 है 2। 2। प्रूफ करते हैं कैसे आ रहा है। ए अगर 1 है, 1 इन दोनों ग्रुप्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 ही होगा, तो ये वाला काम आपका हो गया। -1 है, -1 का ऑर्डर आप कह रहे हो 2 हो, -1 को 1 टाइम ऑपरेट किया तो -1 आया, -1 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो -1 इंटू -1 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है, तो -1 का ऑर्डर 2 हो। अब कह रहे हो कि 1 एंड -1 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, तो मैंने ए कोई एलिमेंट लिया जो 1 एंड -1 को छोड़ के है, तो मुझे कहना है कि इसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट होगा, मतलब कि आपके पास कोई n नहीं मिल रहा जिसके लिए a पार n आइडेंटिटी आ जाए। तो लेट्स से n कोई नेचुरल नंबर लिया सच दैट a पार n आइडेंटिटी आए, हमें दिखाना है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कोई नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा जिसके लिए a पार n आइडेंटिटी आ जाए। तो मैंने मान लिया एक बार के लिए है, हम कंट्राडिक्शन लेके आएंगे। तो a पार n अगर 1 है तो हम a के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। तो nth रूट ऑफ यूनिटीज जो होते हैं उनकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? a की मॉडुलस वैल्यू के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ? 1 होगी। ये आपके पास 1 आ रही है। मोड ए क्योंकि क्यू स्टार और आर स्टार में से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए रियल नंबर है, तो रियल नंबर में किन वैल्यू की मॉडुलस वैल्यू 1 होती है? 1 एंड -1 ओनली। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है? +-1 आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने लिया z पार 3 1 लिया, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसी तरह से ये आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटीज है, तो मुझे a की पॉसिबल वैल्यूज देखनी थी क्या होगी। अब जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो आपको ये पता है कि एक यूनिट सर्कल पे सारे के सारे रूट्स जो है वो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं, मतलब उनकी मॉडुलस वैल्यू तो आपको पता है कि 1 ही होगी। तो इट मींस दैट मैं ये कह सकती हूँ मोड a जो है वो आपके पास 1 ही आएगा। मोड a 1 आया, a क्योंकि रियल है, इट मींस दैट a की पॉसिबल वैल्यू +-1 आई। तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन लेके आ रही है, क्योंकि हम लेके चले थे कि a जो है वो ना तो 1 है ना -1 है, बाकी 1 एंड -1 को छोड़ते आप कोई नंबर ले लेते, कोई रियल नंबर ले लेते। तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है। इट मींस दैट हम ये कह सकते हैं कोई नेचुरल नंबर मुझे n नहीं मिल रहा सच दैट
ए पार एन क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। इट मीन्स दैट ए का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो 1 एंड -1 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब हमें काम करना है इस ग्रुप पे C स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन पे। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 1 एंड -1 का ऑर्डर तो सेम ही होगा। 1 का ऑर्डर A अगर 1 है तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर 1 है, A अगर -1 है तब इसका ऑर्डर डेफिनेटली 2 है। एंड क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि A 1 एंड -1 को छोड़ के आप लोगे तो ऑर्डर इनफाइनाइट आएगा? क्या यहाँ पे थर्ड चीज बोल सकते हैं हम? नो मैम। रीजन क्या है, मतलब इस प्रूफ में कहाँ पे आप अटकोगे, मतलब कहाँ पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे? कौन सा स्टेप है जो आपको आगे मूव नहीं करने दे रहा है यहाँ पे? मतलब ये मॉड्यूलस वैल्यू के 1 होगी। मैम इमेजिनरी नंबर के केस में। हाँ, जैसे मोड ए अगर 1 आया यहाँ तक ठीक है। जब ए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है मोड ए 1 सिर्फ इन दो नंबर्स के लिए नहीं होता, आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं। मोड ए इक्वल टू 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। मोड z इक्वल टू 1, z अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड z इक्वल टू 1 आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? z को मैंने मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, z अगर x प्लस आई वाई है तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 1 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या आया? 1 आया। इट मीन्स दैट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक यूनिट सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन पे है। तो मोड z जब 1 है तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो आपके पास इनफाइनाइट है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि आपके पास और भी चॉइसेस है जिसके लिए ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है। बट अगर मैंने ये केस लिखा, जैसे कि इसी में अगर मैंने लिखा z अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है तो आप उसका ऑर्डर के बारे में क्या बोल सकते हो? इनफाइनाइट ऑर्डर। तब इनफाइनाइट होगा क्योंकि हमने ये कहा है कि लेट से आपने एक नंबर लिया, हमें ये प्रूव करना है कि अगर मोड z 1 नहीं है तो ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो लेट से मैंने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, C स्टार से एलिमेंट लिया सच दैट मोड z इज नॉट इक्वल टू 1। हम कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। एज्यूम कर लिया कि मैंने इसका ऑर्डर फाइनाइट है। एज्यूम ऑर्डर ऑफ j इज इक्वल टू फाइनाइट। अब फाइनाइट है तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर तो होगा, लेट से वो n है। तो इट मीन्स दैट z, एज्यूम ऑर्डर ऑफ z जो है वो फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है? n हमने एज्यूम कर लिया कि इसका ऑर्डर n है। तो z को जब मैं n टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो आइडेंटिटी आएगा, मतलब z बार n क्या होगा? 1 होगा। अब कौन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है nth रूट ऑफ यूनिटीज। तो इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि ये इंप्लाई करेगा कि मोड z जो है वो क्या होगा? 1 होगा। बट मोड z जो था वो तो नॉन मतलब 1 के बराबर नहीं था, तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है। इट मीन्स दैट जो चीज़ आपने एज्यूम की है वो गलत की है। एज्यूम किया कि ऑर्डर फाइनाइट है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ z जो है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इतना तो हम ये बोल पा रहे हैं कि जब मोड z 1 नहीं है, मतलब जो इस सर्कल पे पॉइंट्स नहीं लाई कर रहे उनका जो ऑर्डर है वो तो आपके पास क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जो इस सर्कल पे नहीं लाई कर रहे, सर्कल के इनसाइड या सर्कल के आउटसाइड जो पॉइंट्स है उनका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। हमें काम करना है जब मोड z 1 है उनका ऑर्डर देखना है फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो 1 एंड -1 को छोड़ के आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकते हो जिसका ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है। 1 एंड 1 का ऑर्डर 1 होगा, यहाँ पे -1 का ऑर्डर 2 होगा, ये तो हम देख चुके हैं। 1 एंड -1 को छोड़ के जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है एंड उसका ऑर्डर फाइनाइट है, कोई कॉम्प्लेक्स मैम हाँ आई लिया, आई को 1 टाइम ऑपरेट किया आई आया, आई को 2 टाइम्स ऑपरेट किया -1 आया, आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई को 3 टाइम्स ऑपरेट किया तो -i आया, आई को 4 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपको पता है कि 1 आता है, मतलब आइडेंटिटी आया। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ आई क्या हुआ? 4 हुआ। तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 1 एंड -1 को छोड़ के भी हमें एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट आने वाला है। क्या सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा? मतलब जो इस सर्कल पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उन सभी का ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो क्या आप एक ऐसा नंबर दे सकते हो जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है और उसका ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा है?
अभी अभी हमने एक एग्जांपल दिया जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है एंड ऑर्डर उसका फाइनाइट है। अब देना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है एंड उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। मैम एनी नॉन रूट ऑफ यूनिटी। हाँ, तो कोई एग्जांपल मतलब कि कोई नंबर बताना जो नॉन रूट ऑफ यूनिटी है एंड उसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है। cos 1 with iota sin 1. हाँ, मैंने उठाया cos 1 प्लस आई साइन 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको नाम दिया z। हम कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो मैंने मान लिया कि इनफाइनाइट नहीं है, लेट्स से ऑर्डर ऑफ j मान लिया कि फाइनाइट है, से n है। तो इट मीन सेट z को जब n टाइम्स ऑपरेट करूंगी तो 1 आएगा। तो मतलब cos 1 प्लस आई साइन 1 जो है वो आपके पास क्या होगा, इसको n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये किसके बराबर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में डी मोवरिज थ्योरम लिख देती हूँ, आपके पास क्या होती है कि z अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसकी पोलर फॉर्म लिखी गई है। तो ये क्लियर है कि r z की मॉडुलस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो r यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और थीटा जो है वो आप कोई भी रियल नंबर ले लो। देन n मैंने कोई इंटीजर लिया तो बता रहे हैं हम कि z पावर n जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा, r पावर n, यहाँ पे इसकी पावर n अलग से इसकी पावर n अलग से, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद जो यहाँ पे पावर n आएगी वो इस थीटा के साथ मल्टीप्लाइड में हो जाएगी। तो ये आएगा r पावर n इंटू कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसी थ्योरम से मैं इतना बोल सकती हूँ, इसे एज ए रिजल्ट आप याद ही करना है, मतलब ये थ्योरम है, प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो। और बाकी उसी से मैम इस केस में n 0 आ रहा है। ये cos 1 प्लस आई साइन 1 पे पावर n, वहाँ पे n 0 आ रहा है। एक सेकंड, इसको पावर n किया, n इंटीजर है मतलब n नेचुरल नंबर है, ऑर्डर फाइनाइट माना है तो n है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है जो फाइनाइट है, मींस दैट n एक नेचुरल नंबर है। डी मोवरिज थ्योरम लगाई तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, cos n प्लस आई साइन n इक्वल टू 1। अब n 0 किसे आ रहा है, n इतने ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट था, मतलब कि n माना था, तो डेफिनेटली n जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मैम रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ cos n 1 है एंड sin n जो है वो आपके पास 0 है। देन इसके बाद sin n, sin थीटा 0 कब होता है, जब वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि n जो होगा वो m पाई टाइप का होगा फॉर सम m बिलोंग्स टू z। अब अगर हम देखें सबसे पहले m जो है वो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि m अगर 0 हुआ, हम कह रहे हैं m 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m 0 हुआ तब आपके पास n 0 आ जाएगा, बट n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स दैट m जो है वो नॉन जीरो है। ओके, देन एक नॉन जीरो नंबर तो हम एक इरेशनल नंबर, एक नॉन जीरो रेशनल को एक नॉन जीरो इंटीजर को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, Irrational. हाँ, तो n क्या होगा, इरेशनल होगा। एक नॉन जीरो रेशनल को मैं इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आपको पता है आंसर क्या आता है, इरेशनल ही आता है। इट मीन्स दैट n इरेशनल हो गया, बट n तो इंटीजर था, तो इट मीन्स दैट ये चीज़ भी नहीं हो सकती, तो n की हमें कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, मतलब कि n जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से इरेशनल निकल के आ जा रहा है। n या तो 0 आ रहा है, 0 है नहीं, या फिर n इरेशनल निकल के आ जा रहा है, इरेशनल भी नहीं है, n तो नेचुरल नंबर है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास कंट्राडिक्शन आई, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ सेट जो है वो क्या होगा, फाइनाइट नहीं हो सकता, तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, इनफाइनाइट है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 थी, बट इसका ऑर्डर इनफाइनाइट आया। तो ऐसे जो इस सर्कल पे पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है।
एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट हो रहा, क्या वो चीज़ बता सकते हो आप? तो मैंने n कोई नेचुरल नंबर लिया, इसके कोरोस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट लिया c स्टार का विच इज cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। एक्चुअल में हम क्या ले रहे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटीज ही ले रहे हैं। जो nth रूट ऑफ यूनिटीज होंगे उनका ऑर्डर तो फाइनाइट आएगा, और जो nth रूट ऑफ यूनिटीज नहीं होंगे, मतलब जो इस पॉइंट पे सर्कल पे लाई कर रहे हैं बट nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, उनका ऑर्डर इनफाइनाइट आएगा। और जो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं प्लस वो किसी ना किसी nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो मैं अब प्रूव कर रही हूँ कि n अगर मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, उसके कोरोस्पॉन्डिंग मैंने एक एलिमेंट लिया c स्टार का विच इज cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n। इसका ऑर्डर प्रूफ हम कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर एग्जैक्टली किसके बराबर हो रहा है, m के बराबर हो रहा है। तो प्रूफ इस ऑर्डर ऑफ z जो है वो आपके पास क्या आने वाला है, n आने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि z को जब मैं n टाइम्स ऑपरेट कर रही हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, तो z को n टाइम्स ऑपरेट करते हैं, तो ये आएगा cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n पावर में n। देन मैंने डी मोवरिज थ्योरम लगाई, डी मोवरिज थ्योरम लगाई तो n इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हुआ तो n n से कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई बचेगा, प्लस i sin 2 पाई, cos 2 पाई 1 है, sin 2 पाई 0 होता है, तो ये 1 आ रहा है। मतलब कि अब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू n होगा। एक नेचुरल नंबर n मुझे मिल रहा है जिसके लिए z बार n आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका ऑर्डर या तो n होगा या फिर n से छोटा होगा। मुझे देखना है एक्जैक्टली किसके बराबर होगा। तो लेट्स से m आपने एक नेचुरल नंबर माना जिसके लिए z बार m आइडेंटिटी आ रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि m जो है वो n से बड़ा होगा, m से छोटा नहीं हो, n से छोटा नहीं हो सकता। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि इसका ऑर्डर n है, तो इट मीन्स दैट ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये m जो है वो आपके पास हमेशा n से बड़ा आने वाला है, n से छोटा नहीं हो सकता। ओके, z बार m निकल के क्या आएगा, डी मोवरिज थ्योरम लगाओगे तो आपके पास आएगा cos 2 पाई m ओवर n प्लस i sin 2 पाई m ओवर n इक्वल टू 1। कंपेयर किया रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे आया cos 2 पाई m ओवर n इक्वल टू 1 sin 2 पाई m ओवर n इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद कैसे जा सकते हैं, 2 पाई m ओवर n, ये चीज़ 0 आ रही है, ये चीज़ 0 कब होती है, साइन थीटा 0 कब होते हैं, जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो मैं लिख सकती हूँ 2 पाई m ओवर n जो है वो आपके पास k इंटू पाई टाइप का होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू z। इट मीन्स दैट यहाँ से 2m ओवर n कितना निकल के आ जा रहा है, k निकल के आ जा रहा है, पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया। m की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जा रही है, kn ओवर 2 निकल के आ जा रही है। ये वैल्यू मैंने अब यहाँ पे पुट की, ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे cos 2 पाई m ओवर n यहीं से कह सकती हूँ, m ओवर n क्या था, k ओवर 2 था, तो ये आपके पास k ओवर 2 है, तो ये 1 है। इट मीन्स दैट क्या आया, cos k पाई इज इक्वल टू 1। cos k पाई 1 है, तो इट मीन्स दैट k के बारे में आप क्या बोल सकते हो, मैंने इसको सॉल्व किया, इससे सॉल्व करने के बाद आपके पास m ओवर n जो है वो k ओवर 2 निकल के आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन ये भी थी, दूसरी कंडीशन में मैंने m ओवर n की वैल्यू डाल दी, ये आ गई। अब k के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, cos k पाई 1 है, तो कितने से k क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। ये इवन इंटीजर होगा। अगर ओड इंटीजर है तब इसका आंसर -1 आएगा, बट अगर k इवन इंटीजर है मतलब 2 पाई का मल्टीपल है तब आपके पास आंसर 1 आ रहा है। तो k जब इवन इंटीजर है तब 1 आएगा, एंड k जब ओड इंटीजर है तब इसका आंसर -1 आएगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ k जो है वो इवन इंटीजर है, k इवन इंटीजर है। यहाँ पे आप आए तो k इट मीन्स दैट कुछ इस टाइप से होगा, 2t टाइप का होगा फॉर सम t बिलोंग्स टू z। तो अगर k की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो आपके पास क्या आ जाएगा, m ओवर n इज इक्वल टू t आ गया। अब m एक नेचुरल
नेचुरल नंबर था, n एक नेचुरल नंबर था, तो m/n जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव नंबर हो रहा। तो t आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है सच दैट m इक्वल टू t एंड r है। इट मीन्स दैट अब m एंड n में क्या रिलेशन है, m इक्वल टू t एंड r है। t जीरो नहीं है, t अगर जीरो हुआ तो m को जीरो होना पड़ेगा, बट m जीरो नहीं है। तो t आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। इट मीन्स दैट m के बारे में आप क्या बोल सकते हो, m एंड n के बीच में क्या रिलेशन होगा। मैम n राइट है। हाँ, t यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर पहले से था क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो t एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट m इक्वल टू tn। इट मीन्स दैट मैं बोल सकती हूँ कि m जो है वो आपके पास बड़ा होने वाला है, बड़ा या इक्वल होने वाला है n से। m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। t अगर 1 हुआ तो इक्वल हो जाएगा, t अगर आपके पास 1 से बड़ा हुआ तो m आपके पास n से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से m ग्रेटर देन और इक्वल टू n आ रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया z बार n 1 है, एंड अगर आप z बार m 1 ले रहे हो तो m हमेशा n से बड़ा या फिर उसके इक्वल आ रहा है। मतलब कि n से छोटा कोई नेचुरल नंबर हमें नहीं मिल रहा जिसके लिए z बार t करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ z जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, आपके पास n होगा। ओके, तो सी स्टार में हम इतना काम कर चुके हैं कि वो एलिमेंट्स जिनका मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है उनका ऑर्डर तो आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। z का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट होगा, ऑर्डर ऑफ z उनके लिए जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने ये लिया 2 cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मतलब 2 लिया मैंने, तो उसकी मॉडुलस वैल्यू 2 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एंड जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है उसमें आप स्पेसिफिकली अभी नहीं बता पा रहे, इतना हम बता पाए कि इन एलिमेंट्स का ऑर्डर जो इस टाइप के दिख रहे हैं cos 2 पाई ओवर n प्लस आई साइन 2 पाई ओवर n, इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, और एग्जैक्टली कितना आ रहा है, n आ रहा है। इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मॉडुलस वैल्यू 1 है उनका ऑर्डर क्या होगा, क्या आप ये बोल सकते हो इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स है जिनकी जो यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है कि इनके अलावा सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर आप भी नहीं सोच पा रहे तो ये एक्सरसाइज मैं छोड़ रही हूँ कि हम जिनकी मॉडुलस वैल्यू 1 नहीं है उनका ऑर्डर इनफाइनाइट देख पाए। इन सभी एलिमेंट्स का n कोई नेचुरल नंबर था, उसके कोरोस्पॉन्डिंग मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे। अगर n 1 है तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो रहा है, n 2 है तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो रहा है। इस टाइप से हम बता पा रहे हैं कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ रहा है, एक्जेक्टली n आ रहा है। तो आपको ये देख के आना है कि इफ मोड z इज नॉट 1, इफ मोड z 1 है एंड z जो है वो इस टाइप का नहीं है, cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n इस टाइप का नहीं है, तब ऑर्डर ऑफ z जो है वो आपके पास क्या निकल के आएगा। यहाँ पे मोड z ये है तो ऑर्डर ऑफ z ये आपको सोच के आना है क्या होगा। और ये सब चीज़ें भी देख के आनी है कि यूनिट सर्कल पे हमने देखा जिनका भी ऑर्डर फाइनाइट है वो यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर इनफाइनाइट है तो अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट है। इधर से क्या आप ये बोल सकते हो कि फाइनाइट नहीं होंगे, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, इनफाइनाइट या फाइनाइट। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, सी स्टार में कितने इनफाइनाइट है, रीजन क्या होगा। मैम हर एक नेचुरल नंबर के लिए मिल रहे हैं फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट। हाँ, जैसे मैंने n to 1 लिया, मेरे पास एक ऑर्डर 1 का एलिमेंट है, n मैंने 2 लिया, मेरे पास एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, n 3 लिया तो मेरे पास एक ऑर्डर 3 का एलिमेंट अवेलेबल है। हर एक नेचुरल नंबर n के लिए मेरे पास एक ऑर्डर n का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। हमें आगे फर्दर देखना है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है या फिर अनकाउंटेबल है, ये चीज़ आपको देख के आनी है कि अनकाउंटेबल ऐसे एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है जिनका ऑर्डर क्या है, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। तो इस लेक्चर को यहीं पे